संध्या पर श्री कृष्ण मंदिरों में संध्या आरती का आयोजन किया जा रहा है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में भक्तजन यहां पर मौजूद हैं और कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की पूर्व संध्या पर यहां कृष्ण मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ा है। संध्या आरती का आयोजन किया जा रहा है और चलिए अब आपको तस्वीरें दिखलाते हैं जयपुर की और उदयपुर की, जहां जयपुर में हमारे सहयोगी महेंद्र सिंह अक्षय पात्र मंदिर में मौजूद है। साथ ही उदयपुर से कपिल हमारे साथ मौजूद है श्री जगदीश मंदिर से। जी महेंद्र, अगर अक्षय पात्र मंदिर की बात करें तो किस तरह की तैयारियां वहां पर की जा रही हैं एक दिन पहले जन्माष्टमी महोत्सव के? मैं आपको बता दूं कि कल पूरे देश भर में गुलाबी शहर जयपुर सहित पूरे देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार है जो धूमधाम से मनाया जाएगा। काफ़ी इंतजार रहता है। कल धूमधाम से कल विशेष सारे मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। सुबह से ही 4 बजे से ही वहाँ भक्तों की भीड़ लगना शुरू हो जाएगी भगवान के दर्शन के लिए। और आज हम खड़े हैं जगतपुरा स्थित कृष्ण बलराम मंदिर में खड़े हैं यहाँ, और यहाँ पूरी तैयारी जन्माष्टमी की गई है। पूरी तरह से आकर्षक तरीके से इसको मंदिर को सजाया गया है। भक्तों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, सुरक्षा की दृष्टि से भी पूरी व्यवस्था की गई है। और आज अभी थोड़ी देर पहले यहाँ महाआरती का आयोजन किया गया था, जहाँ काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया था। और कल किस प्रकार का आयोजन रहेगा, किस प्रकार की पूजा अर्चना का कार्यक्रम रहेगा, हमारे साथ एस दास हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह का कल का आयोजन किया जाएगा, जन्माष्टमी को किस तरह से मनाया जाएगा, जो यहाँ पूरी व्यवस्था देखते हैं। उनसे बात करिए। एस दास जी, किस तरह का कार्यक्रम कल किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे जन्माष्टमी पर्व को यहाँ? बिल्कुल, जन्माष्टमी कल सुबह 7:30 बजे भगवान का दर्शन खुल जाएगा और भक्तों का यहाँ पर बड़ा भीड़ लग जाएगा दर्शन करने के लिए। और दर्शन के पश्चात हमारे यहाँ पर भगवान का 12 बजे अभिषेक, शाम को 6 बजे और रात को 10 बजे भी अभिषेक रहेगा। साथ ही हमने एक अलग से एक पंडाल बनाया है जिसमें कल्चरल एक्टिविटीज रहेंगी, जिसमें पूरे देश विदेश से जितने प्रसिद्ध कलाकार हैं वो भगवान को रिझाने का प्रयास करेंगे। भगवान के खुशी के लिए, उनके आनंद के लिए अलग अलग तरह की प्रस्तुतियाँ, ओडिसी डांस, कथक डांस या शास्त्रीय संगीत, भजन और नृत्य प्रस्तुति की जाएगी। अच्छा, पिछली बार के मुकाबले इस बार क्या खास रहेगा इस बार जन्माष्टमी? बिल्कुल, इस बार जो खास है, भगवान को जो पोशाक है स्पेशली अलग डिजाइन का बनवाया है कारीगरों से। करीब पिछले महीने भर से उसमें काम चल रहा है। वो पोशाक वृंदावन में तैयार हुआ है और भगवान के लिए फूल जो है थाईलैंड से, विदेशों से फूल मंगवाए हैं भगवान के लिए। और जितने फल हैं करीब 51 फलों के जूस से भगवान का अभिषेक किया जाएगा। ये स्पेशल, बिल्कुल स्पेशल है। और साथ ही कलाकारों में बात करें तो लास्ट ईयर जो कलाकार थे उनमें से मनीषा अग्रवाल जी, शशि सांखला जी और ओडिसी डांस के लिए ओडिशा से अनुराग जी यहाँ पर पधार रहे हैं। जी अनिता जी, प्रकार से विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। विदेशों से यहाँ पुष्प लाए जाएंगे और 51 द्रव्यों से यहाँ अभिषेक भगवान का किया जाएगा। और काफी संख्या में कल श्रद्धालु क्या भगवान के दर्शन के लिए महेंद्र, कई तैयारियां यहाँ पर की गई हैं और उससे पूर्व अभी कुछ देर पहले संध्या आरती का आयोजन भी किया गया और बड़ी संख्या में कृष्ण भक्त जो हैं वो यहाँ पर अपने देवता के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। रुख उदयपुर का करते हैं, वहां पर क्या कुछ चल रहा है, किस तरह की तैयारियां कपिल, और कल क्या खास रहने वाला है? देखिए अनीता, आज देश भर में जहां अधिकतर कृष्ण मंदिरों में कल जन्माष्टमी का आयोजन होगा, वहीं इस समय हम जगदीश मंदिर में हैं और जगदीश मंदिर में जन्माष्टमी का पर्व आज मनाया जा रहा है। आज मध्य रात्रि को भगवान कृष्ण का जन्म होगा, जहां महाआरती भी की जाएगी। और इस समय नियमित आरती का समय हुआ है। मैं सबसे पहले तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। आप देखिए, भगवान जगन्नाथ का आज विशेष श्रृंगार किया गया है। सुबह दूध से भगवान जगन्नाथ का स्नान कराया गया था और जन्माष्टमी का पर्व जब आज यहाँ पर मनाया जा रहा है, ऐसे में हजारों की तादाद में सुबह से भक्त यहाँ पर पहुँच रहे थे भगवान जगन्नाथ के। सभी ने दर्शन भी किए हैं और अब नियमित आरती का समय हो चुका है। बड़ी तादाद में इस समय भी भक्त जो हैं वो जगदीश मंदिर के अंदर मौजूद हैं। अब पूरे दिन से जो चल रहा ये सिलसिला है आज मध्य रात्रि तक जारी रहेगा। और आप देखिए, जो आरती है, नियमित आरती, संध्या आरती, वो शुरू हो चुकी है। और पूरे दिन भक्त आज जगदीश मंदिर में भजन कीर्तन करते रहे, भगवान के जन्म की खुशी में यहाँ पर नाचते रहे, झूमते रहे। तो बड़ी तादाद में भक्तों ने दर्शन किए हैं यहाँ पर। और अभी भी आप देखिए, हम सीधी तस्वीरें दिखा पा रहे हैं भगवान जगन्नाथ की संध्या आरती की। जन्माष्टमी के मौके पर इस
संध्या आरती का विशेष महत्व माना जाता है। और यही वजह है कि संध्या आरती के समय में सैकड़ों भक्त जगदीश मंदिर के अंदर मौजूद हैं। आरती के साथ में जैसे जैसे बाहर लोगों को आरती शुरू होने की सूचना मिल रही है, वैसे यहाँ पर भक्तों की भीड़ और भी बढ़ रही है। और लगातार सुबह से जो चल रहा दौर था वो पूरे दिन चलेगा। आप देखिए यहाँ पर आरती के अंदर भक्तगण झूमते हुए नजर आ रहे हैं। अब जो भगवान जगन्नाथ की जो आस्था है, श्रद्धा है, इसमें पूरे दिन से जो जगदीश के भक्त हैं वो आज सरोवर यहाँ पर नजर आए हैं, श्रद्धा की इस पूरे सागर में डुबकी लगाते हुए नजर आए। बिल्कुल अभी भी आप देखिए बहुत एकदम मनमोहक की तस्वीरें हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद हैं और अपने आराध्य देव के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। कल पूरे ही देश भर में जन्माष्टमी का महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हम तक ये तस्वीरें पहुंचाने के लिए। तो तस्वीरें आपने यहाँ पर देखी कि जन्माष्टमी महोत्सव से एक दिन पूर्व महाआरती का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। बड़ी संख्या में भक्तों का सैलाब मंदिरों में मौजूद है। और चलिए अब जरा बात छात्र संघ चुनाव की करते हैं, जहां महज 4 दिन इन चुनाव को रह गए हैं। चुनाव की वोटिंग के लिए लाजमी है कि ऐसे में छात्र संघ चुनाव का शोर चरम पर है और सभी प्रत्याशियों ने अपनी सियासत का जोर दिखाना शुरू कर दिया है। बड़े ख्वाब के छोटे मंच की तरह है छात्र संघ चुनाव। राजनीति को अपना करियर बनाने या राजनीति का कटघरा समझने की कड़ी में छात्र संघ चुनाव पहले कदम की तरह भी है। और इन दिनों मरुधरा के तमाम यूनिवर्सिटी और कॉलेज सियासत की पहली पाठशाला सी नजर आ रही है। हर चुनाव की तरह यहाँ मुद्दों का शोर है। विरोधियों की ओर से पोल खोलते दाव पेच है, वादों का लॉलीपॉप है और तस्वीर बदल देने वाली फौलादी इरादों का जोर है। अलग अलग छात्र संगठनों के दावों, वादों और इरादों की बात करेंगे। पहले ये जान लीजिए कि अब की बार छात्र संघ चुनाव के लिए स्टूडेंट 27 अगस्त को सुबह 8 बजे से 1 बजे तक वोट डाल सकेंगे। 28 अगस्त की सुबह 11 बजे से वोटों की गिनती होगी। अब बात अलग अलग यूनिवर्सिटी में सियासत में पहला कदम रखने जा रहे वैसे छात्र नेताओं की जो इस कैंपस के रणवाकुरे बनने की तैयारी में हैं। सबसे पहले बात राजस्थान यूनिवर्सिटी की। राजस्थान यूनिवर्सिटी में एबीवीपी उम्मीदवारों की बात करें तो अध्यक्ष पद के लिए अमित कुमार बड़बड़वाल, उपाध्यक्ष पद के लिए दीपक कुमार, महासचिव के लिए अरुण शर्मा और संयुक्त सचिव के लिए किरण मीणा चुनावी मैदान में हैं। जबकि एनएसयूआई की ओर से अध्यक्ष पद के लिए उत्तम चौधरी, उपाध्यक्ष पद के लिए प्रियंका मीणा, महासचिव के लिए महावीर गुर्जर और संयुक्त सचिव के लिए लक्ष्मी प्रताप सिंह अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की बात करें तो यहाँ एबीवीपी की ओर से अध्यक्ष पद के लिए निखिल राज सिंह, उपाध्यक्ष पद के लिए गोविंद पालीवाल, महासचिव के लिए डिम्पल भावसार और संयुक्त सचिव के लिए कमलेश डांगी मैदान में हैं। जबकि एनएसयूआई से अध्यक्ष पद के लिए मोहित शर्मा, उपाध्यक्ष पद के लिए हर्षवर्धन सिंह चरण, महासचिव के लिए सोहन मीणा और संयुक्त सचिव के लिए रचना जाट मैदान में है। और अब बात जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी की। यहाँ अध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी से त्रिवेंद्र पाल सिंह और एनएसयूआई के हनुमान तड़र के बीच टक्कर है। तो उपाध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी के ओम सिंह राजपुरोहित और एनएसयूआई के सुशील मेघवाल के बीच मुकाबला है। यहाँ महासचिव पद के लिए एबीवीपी से खुशबू सिंघल और एनएसयूआई के शुभम देवड़ा के बीच टक्कर है। तो संयुक्त सचिव पद के लिए एबीवीपी से सुनील बिश्नोई और एनएसयूआई के मोहिउद्दीन खान किस्मत आजमा रहे हैं। मरुधरा में ओवरऑल छात्र संघ चुनाव की बात करें तो 20 से ज्यादा विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं।
207 सरकारी कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं। 45 सरकारी कॉलेजों में कक्षा प्रतिनिधि के चुनाव हो रहे हैं। इसके अलावा कई और प्राइवेट कॉलेजों में भी चुनाव हो रहे हैं। इस वक्त करीब करीब सभी कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव का शोर चरम पर है और भविष्य के नेताओं की सियासत का अजब गजब रंग देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। पुलिस अपराधियों से गुनाह कबूल कराती है, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं पुलिस के एक अधिकारी के गुनाह का कबूलनामा। हालांकि पुलिस का ये दारोगा इसी साल जून में रिटायर हो गया, लेकिन एक वायरल वीडियो में दारोगा जी अपना जुर्म कबूल करते दिख रहे हैं। पुलिस के ये वही अधिकारी हैं जिन पर अलवर के पहलू खां केस में लापरवाही का बड़ा आरोप लगा था। देखिए जुर्म के कबूलनामे की ये रिपोर्ट। दागी दारोगा का कारनामा, कैमरे पर दारोगा का कबूलनामा, खाकी का बेरहम चेहरा बेनकाब, पहलू केस की जांच में भी लापरवाही। हमारे पुलिस वालों की गलती का भी क्यों गैड में हूँ, तो पूरी जिम्मेवारी मेरी आती है। देख लीजिए दारोगा जी कैसे माफी मांग रहे हैं। दारोगा जी खुद की गलती भी कबूल कर रहे हैं। दारोगा जी की पूरी कहानी बताएं उससे पहले जान लीजिए ये अलवर के बहरोड थाने के वही तत्कालीन दारोगा रमेश सिंसिनवार हैं, जो करीब 2 साल पहले इलाके के दहमी गांव में एक विवाद के बाद एक पक्ष को राजीनामा करने के लिए थाने में बुलाया था और सभी को हिरासत में ले लिया था। विरोध करने पर थाने में पुलिस ने जमकर मारपीट की थी और उन लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया था। इस मामले में तत्कालीन दारोगा रमेश सिंसिनवार का एक वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो 27 जून 2019 का बताया जा रहा है, जिसमें अपने रिटायरमेंट के 5 दिन पहले रमेश सिंसिनवार पीड़ित के साथ बैठकर अपनी गलती कबूल रहा है। हमारा इंटेंशन भी ऐसा नहीं था भाई हम इनसे लड़े, हमारी समझाइश, लेकिन कहीं भी किसी से गलती हो, गलती के बारे में तो बात करना, बहस करना कोई मुद्दा नहीं है। हम तो ये मान रहे सब गलती हमारी थी और हमारे पुलिस वालों की गलती का भी क्यों गैड में हूँ, तो पूरी जिम्मेवारी मेरी आती है। चाहे सिपाही गलती करे तो मैं नहीं कह सकता सिपाही ने करी, क्योंकि थाना में SHO रहते हुए मेरी मानी जाएगी। तो मैं तो इस बात को शॉर्टकट करते हुए कहता हूँ भाई चलो हमारी पुलिस की गलती थी और उस सब गलतियों को हम हमारे ऊपर लेते हैं। दारोगा के माफी मांगने के वायरल वीडियो की तस्दीक पीड़ित भी कर रहा है। 21 मई 2017 को हमें बहरोड थाने में राजीनामे के बहाने से बुलाकर हमारे साथ मारपीट की गई, जिसमें मेरे दोनों हाथ तोड़ दिए। अब जरा पीड़ित की जुबानी ये भी सुन लीजिए कि बहरोड थाने में किस तरह पुलिस ने बर्बरता की थी। मेरी माताजी के दोनों पैर और एक हाथ तोड़ दिया गया था और मेरे ऊपर ही झूठा मुकदमा उन्होंने दायर कर दिया था। राजकार्य में बात आई। सुना, लापरवाह नंबर 1 है बहरोड थाने का तत्कालीन दारोगा रमेश सिंसिनवार। इस मामले में अपनी गलती मान चुका है, लेकिन पीड़ित को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। अब सुनिए, इससे पहले भी पहलू हत्याकांड का इंचार्ज रहे तत्कालीन दारोगा रमेश सिंसिनवार की जांच में लापरवाही सामने आ चुकी है। सबूत के अभाव में कोर्ट ने इस मामले में 6 आरोपियों को बरी कर चुका है। साथ ही कोर्ट ने इस मामले की जांच में की गई लापरवाही पर टिप्पणी भी कर दी है, जिसमें पहलू केस की जांच में लापरवाही पर कोर्ट की टिप्पणी। लापरवाही नंबर 1, पहलू खान केस में घटना के 5 घंटे बाद पर्चा बयान दर्ज किया गया था। लापरवाही नंबर 2, पर्चा बयान में काट छाट और ओवर राइटिंग भी मिली। लापरवाही नंबर 3, नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर किसी दूसरे लोगों को आरोपी बनाया गया था। लापरवाही नंबर 4, पर्चा बयान दर्ज करने के 16 घंटे बाद थाने में मुकदमा दर्ज करने के लिए दिया गया था। लापरवाही नंबर 5, वीडियो और तस्वीर बनाने वाले के साक्ष्य को लेकर कोई पुख्ता सबूत नहीं दिया गया था। लापरवाही नंबर 6, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पहलू खान मौत की अलग अलग वजह होने पर एक्सपर्ट से राय लेकर ये तय नहीं किया गया कि मौत किस वजह से हुई थी। इस तरह बहरोड थाने के तत्कालीन दारोगा रमेश सिंसिनवार की पहलू केस में जांच में लापरवाही और दहमी गांव में की गई मारपीट मामले में पीड़ितों से माफी मांगने के बाद ये कहने की जरूरत नहीं है कि रमेश सिंसिनवार ने केस में लापरवाही
और मजलूमों पर जुल्म करना ही अपना फर्ज समझा। अब मामले में पुलिस के आला अधिकारी अपने ही विभाग के मातहत है, किस कारनामे पर क्या कार्रवाई करते हैं, इसका सभी को इंतजार है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलवर से राजेंद्र प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। Excellent infrastructure and more